नमस्कार। आज कक्षा 9 काव्य सौंदर्य के तत्व छंद शीर्षक लेकर उपस्थित हैं। पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ये छंद है क्या? कविता को लयबद्ध मतलब कि लय में लगा देना, एक जिसमें लयात्मकता आ जाए, संगीतमय जिसमें संगीतात्मकता का अनुभव हो, मधुर लगे और नियोजित करने वाला जो कारक होता है वो छंद कहलाता है। यानी लय, तुक, मात्रा, लघु गुरु, अभी बताती हूँ आपको, यति जो एक विश्राम स्थल होता है जहाँ पर रुकते हैं थोड़ा सा, पाद, चरण, पाद मतलब कि जैसे मनुष्य पैरों पर चलता है ऐसे कविता के भी चरण होते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गति भी होती इनकी, जो एक सुखद प्रवाह है स्पष्ट, उसको ध्यान में रखते हुए नियमानुसार जो काव्य रचना की जाती है वह छंद कहलाती है। छंदबद्ध जो कविता होती है वो अधिक प्रभावशाली होती है। छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम और मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है। छंद के आदि आचार्य पिंगल हैं, इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अब हमने ऊपर बात की है चरण की, तो चरण मनुष्य पैरों के सहारे चलता है, चरणों के सहारे चलता है, उसी प्रकार कविता भी चरणों के सहारे चलती है। छंद में सामान्य रूप से 4 चरण होते हैं अधिकांश, लेकिन छप्पय और कुंडलिया ये ऐसे छंद हैं जिनमें कि 6 चरण होते हैं। अब बात आती है वर्ण और मात्रा की। मुख से जो ध्वनि उच्चारित होती है, जो हम सुनते हैं ना, कोई मान लिया कविता पाठ कर रहा है, गीत गा रहा है, तो उसे जो हम सुनते हैं तो वो ध्वनि, उस ध्वनि को सूचित करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं वो मात्रा या वर्ण कहलाते हैं। अब ये मात्रा ह्रस्व, लघु, एक मात्रा, जो ये खड़ी पाई हमें दिखाई दे रही है ना, ये इसको हम एक मात्रा कहते हैं ह्रस्व, और दीर्घ गुरु, गुरु मतलब बड़ा, जिसमें कि 2 मात्रा का समय लगता है। तो ये जो अवग्रह हमें दिखाई दे रहा है एस की तरह का, ये 2 मात्रा का चिन्ह है, जिसमें हम गुरु भी बोलते हैं और 2 मात्रा के जगह पे हम इसको लगाते हैं। ह्रस्व या लघु मात्रा ये कहाँ कहाँ लगती है, जो बताया ना खड़ी पाई, ये हम कहाँ कहाँ लगाते हैं? अ, इ, उ, ऋ, चंद्र बिंदु तथा ह्रस्व मात्रा वाले सभी वर्णों पर एक मात्रा खड़ी पाई जो हम दिखा रहे हैं ये लगती है। गुरु या दीर्घ, जो हमने 2 मात्रा बताया ना अभी, दीर्घ, ये एस जैसा जो अवग्रह लगा हुआ है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं और विसर्ग, तो और जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो 2 मात्रा का समय लग जाता है, क्योंकि वो दीर्घ है ना इनका उच्चारण, जो कि वक्र रेखा, ये जो एस जैसा हमें दिख रहा है अवग्रह, इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब बात आती है हलंत भी लगा होता है, कहीं आधे वर्ण भी होते हैं, तो हलंत तथा आधे वर्ण नहीं गिने जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव जिस वर्ण पर पड़ता है वह गुरु अर्थात 2 मात्रा का माना जाता है। जो इस पर यही मात्रा रखी है, जो अपने एस जैसा संकेत आपको दिखाया है, ये 2 मात्रा मानी जाती है और हम उस पर ये लगाते हैं। और एक विशेष बात हमें ये ध्यान रखना होता है, कभी कभी मात्राओं की हम गणना करते हैं, तो गणना करते समय चरण की पूर्ति के लिए उच्चारण के समय को ध्यान में रखते हुए गुरु को लघु और लघु को गुरु माना जाता है। मतलब नियमानुसार वहाँ लघु मात्रा आनी चाहिए, यानी जो खड़ी पाई एक मात्रा है, और वहाँ पे उसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा हो तो वहाँ पर हमें 2 मात्रा लगानी होती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ नियम के अनुसार 2 मात्रा लगनी चाहिए और वहाँ पर उसके उच्चारण में समय बहुत कम लगता है, तो वहाँ पर हम एक मात्रा, ये जो खड़ी पाई दिखाई है ना, ये एक मात्रा लगती है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होती है। अब आती है बात गति।
कविता को पढ़ते समय उसका जो स्पष्ट और सुखद प्रवाह होता है वो गति कहा जाता है। अब गण संख्या में 8 होते हैं, गण के द्वारा हम इसको जान सकते हैं। तो गण संख्या में 8 हैं जिन्हें हम एक सूत्र के माध्यम से समझेंगे। अब सूत्र है यमाता राज भान सलगा। गण का नाम, सूत्रगत उदाहरण लिया हमने, उसके बाद संकेत बताया और सार्थक उदाहरण। पहला हमने लिया गण का नाम यगण, ये हमारे सूत्र में आया ना यमाता, इसका पहला वर्ण हमने लिया, उसके नाम दिया यगण। और यगण हम शुरू के 3 इसके वर्ण लेंगे यमाता। अब यमाता में देखिए य पे 1 मात्रा, मा पे 2 और ता पे भी 2 है, इसी संकेत में हमने लिखे हैं। तो इसी के अनुसार फिर हम शब्द बनाते हैं। 1 मात्रा 2 2, तो झरोखा, सरौता भी बन सकता है, और भी बहुत से शब्द हो सकते हैं। दूसरा हमने लिया अगला अक्षर म, यमाता है ना, तो दूसरा म हो गया। म से मगण, मगण से बन गया माता रा, सूत्र में हम देख सकते हैं माता रा। ठीक है, माता रा 2 2 2 मात्राएं। उसी हिसाब से शब्द बना है मायावी, तीनों में 2 2 मात्राएं हैं। इसके बाद तीसरा वर्ण आता है तगण, ये ताराज है ना, त वर्ण ले लिया हमने और तगण नाम दिया इस गण को, ताराज हो गया। और ताराज में देखिए ता पे 2, रा पे भी 2 और ज पे 1, इस हिसाब से 2 2 1 मात्राएं आई हैं। और इन्हीं मात्राओं के अनुरूप शब्द बना है आजाद। इससे नेक्स्ट है अगला र, जो माता राज है ना, तो र रगण हो गया। और इससे 3 अक्षर हमने लिए, 3 वर्ण लिए, राजभा, राजभा यानी कि 2 1 2 मात्राएं, रा पे 2, ज पे 1 और भा पे 2। इसी हिसाब से इसी के अनुरूप हमने शब्द लिया है राम जी। रगण के बाद राजभा लिया ना हमने, अब आया जगण, ज हमने लिया, तो जगण जभान, सूत्रगत उदाहरण हो गया जभान। अब जभान में हम देख सकते हैं ज पे 1 मात्रा, भा पे 2 और न पे 1, इसी के अनुसार 1 2 1 मात्रा लगी है। और इसी के अनुसार हमने शब्द भी यहाँ पर लिया है अशोक, अ पे 1, शो पे 2, क्योंकि ओ की मात्रा पे 2 लगती है मात्रा, और क पे 1। इसके बाद अगला शब्द है, अगला अक्षर है भानस, जय तक ले लिया था ना, तो भगण, भगण, तो वहां से हम 3 अक्षर लेंगे भानस, भानस, भा पे 2 मात्राएं आई, न पे 1, स पे 1, और इन्हीं मात्राओं के अनुसार हमने शब्द लिया भारत। अब भगण के बाद अगला वर्ण है नगण, नसल है ना, तो नगण लिया और उससे आगे के 2 वर्ण और इसमें ऐड कर दिए, तो नसल शब्द बना। सूत्र का उदाहरण जो है नसल हुआ। अब नसल में तीनों पर 1 1 मात्राएं हैं, नमक, जगह, कोई भी शब्द 1 1 मात्रा वाले 3 वर्ण वाला शब्द होना चाहिए। इसके बाद अगला हो जाता है, हमारे पास बच गया सलगा, तो हम स से लिया सगण और सगण से सलगा। ठीक है, अब सलगा में स पे 1 मात्रा, ल पे 2 मात्रा, 1 मात्रा, स पे और ल पे दोनों पे 1 1 मात्रा है और गा पे 2 मात्राएं हैं, तो सरिता 1 1 2 ये मात्राएं लग गई हैं। अब बात आती है कि छंद सम, अर्धसम और विषम अलग अलग प्रकार के होते हैं। सम से तात्पर्य है कि जिस छंद के सभी चरण समान मात्रा वाले हों, जैसे चौपाई छंद सभी समान मात्रा के हैं, सममात्रिक छंद कहा जाता है। दूसरा अर्धसम, अर्धसम जिसके पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे यानी कुल चरणों के आधे, कुल चरण संख्या के आधे चरण समान हों, जैसे दोहा और सोरठा आदि। अगला है विषम, विषम मात्रिक जिन्हें कहते हैं। अभी तक हमने पढ़ा सम मात्रिक और अर्ध सम मात्रिक, यह है विषम मात्रिक, जिनमें 4 से अधिक चरण, 6 चरण हों और वे समान मात्रा वाले न हों, अलग अलग मात्राएं हों उनमें, तो वे विषम चरण
कहलाते हैं, वे विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं, जैसे कुंडलिया और छप्पय आदि। अब आते हैं छंद के प्रकार। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद वो होते हैं जिनके प्रत्येक चरण में मात्राओं की गणना की जाती है, मात्रा गिनी जाती है। अभी हमने ह्रस्व और दीर्घ, लघु, गुरु ये मात्राएं बताई ना, एक खड़ी पाई और एक ऐस जैसा। तो ये सभी इनमें मात्राएं गिनी जाती हैं, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला और कुंडलीय छंद। फिर आता है वर्णिक छंद। इनमें वर्ण गिने जाते हैं, लघु गुरु के क्रम के आधार पर वर्ण अक्षर गिने जाते हैं। और तीसरा है मुक्तक छंद। इनमें वर्णों या मात्राओं का कोई बंधन नहीं होता है। वर्तमान में अधिकांश कविताएं मुक्तक छंद में ही लिखी जा रही हैं। मतलब आज के जो कवि हैं वो मुक्त हृदय से जो उनके ध्वनि निकलती है, जो आवाज आती है, जो शब्द उनके मस्तिष्क में उभरते हैं, उन्हें वो लयात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें कोई मात्रा का, वर्ण का, कोई लय का, चरण का किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, तो वो मुक्तक छंद कहलाते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व छंद को समझने के लिए जो आवश्यक नियम हैं उन्हें हम पढ़ चुके हैं। अब हम छंद चौपाई को जाने तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। पहले चौपाई सममात्रिक छंद है, यानी कि चौपाई नाम से ही हमें पता लग रहा है कि चौपाई, चार पैर वाला। हमने कहा है ना, पाद चरण, मनुष्य चरणों के सहारे चलता है, तो कविता भी चरणों के सहारे चलती है, उसमें भी चरण होते हैं। तो इसमें चार चरण है। चौपाई सममात्रिक छंद है। दूसरी बात कि इसमें चार चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक तो तभी हुआ ना, इसमें चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो हमें स्पष्ट हो गई ये बात कि चौपाई सममात्रिक छंद है, मतलब समान मात्राएं हैं इसके प्रत्येक चरण में, ठीक है। और अंत में दो गुरु, यानी दो बार दीर्घ, ये अवग्रह जो दिखाई दे रहे हैं हमें एस की तरह, इसको दो मात्रा हम मानते हैं। तो दो बार ऐसे दो दो मात्राएं अंत में इसमें होती हैं, अंत में दो गुरु होते हैं। अब उदाहरण की तरफ चलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अभी हमने यति पढ़ा था ना नियमों में, तो जहाँ पे हम रुक रहे हैं जैसे हारी है तो बिहारी, तो नियम आ रहा है वो भी। और जो तुक मिलती है, हमने कहा था तुक मिलती है, तो देखिए यहाँ पर हारी बिहारी, इसमें आरी शब्द आ रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी भारी। हाँ, तो बिहारी में भी बाद में दो दीर्घ हैं, दो गुरु हैं, दो बार दो दो मात्राएं। हारी, आरी की आवाज आ रही है तो ये तुक मिल रही है। ऐसे ही संभारी में और भारी में भी यही नियम हमें दिखाई दे रहा है, आरी की आवाज आ रही है, यानी दो दीर्घ, दो गुरु, दो बार दो दो मात्राएं चारों चरणों के अंत में हमें दिखाई दे रही हैं। अब इन पर हम मात्रा की गणना कर लेते हैं, जो हमने बताया है। मंगल, हमने कहा था अनुस्वार पे दो मात्रा लगेंगी, तो मंगल, इस पर दो लग गई। ग ल लघु है, इन पर एक एक आ गई। भ व न, तीनों पर एक एक मात्रा। अमंगल, अ एक मात्रा। मंग, इस पर दो मात्राएं आ गई। ग पे एक मात्रा और ल पर भी एक मात्रा। हारी, दोनों पर दो दो मात्राएं। तो हम इनकी गणना कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 2 12 और 4 ये हो गई 16। तो ये कुल हो गई 16 मात्राएं। तो ये हमारी हो गई
16 मात्राएं, यानी 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 और 2 16। तो हमारा एक चरण पूरा हो जाता है, 16 मात्राएं। अब हम दूसरे चरण की बात करते हैं। द्रवहु, देखिए संयुक्त वर्ण है, लेकिन बोलने में, उच्चारण में समय अधिक नहीं लग रहा है, तो द्रवहु तीनों पर एक एक मात्रा लगेगी। सु, द, स, र, थ, सब रसु आ रहे हैं, लघु है, इन पर एक एक मात्रा आएगी। अजिर, यहाँ पर भी तीनों पर एक एक मात्रा आएगी। बिहारी, भी पे क्योंकि लघु वर्ण है, रसु स्वर आ रहा है, एक मात्रा, और हारी, इन पर दोनों पर 2-2 मात्राएं। अब इनकी गणना कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 4 16 मात्राएं। अब तीसरे चरण की तरफ हम आते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, तो दी ये दीर्घ है, 2 मात्रा, न 1 मात्रा, एक, या पे 2, ल पे 1, विरदु, यहाँ पर भी सब रसु हैं, लघु स्वर है, तो इसलिए एक एक मात्रा लगी है। अब देखिए यहाँ पर हमने उसमें बताया था कि नियमों में हमने पढ़ा है कि आधे अक्षर पर या हलंत पर मात्रा नहीं लगती, उसकी गणना नहीं की जाती, और जहाँ जिस पर उसका प्रभाव पड़ता है, उस आधे वर्ण का प्रभाव जिस पर पड़ता है, उस पर 2 मात्राएं लगती हैं। तो हमने कहा संहारी, तो वहाँ पे तो हमें गिनना नहीं है, तो इसका प्रभाव स पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं आएंगी। उच्चारण करके देख सकते हैं मन में अपने। इसमें अधिक समय लगा तो हमने 2 मात्राएं लगाई। अब हम इनकी गणना कर लेते हैं। 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 बराबर 16 मात्राएं। अब चौथे चरण की तरफ हम आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हरहु नाथ मम संकट भारी, ह, र, हु तीनों ही लघु वर्ण है, तो तीनों पर एक एक मात्रा आई है। ना ये दीर्घ हो गया, 2 मात्रा आ गई। यहाँ पे 1, म, दोनों पर एक एक मात्रा। अब ये अनुस्वार आया, हमने कहा था अनुस्वार पर दीर्घ लगता है, 2 मात्रा लगती है। यहाँ पर 2 मात्रा, यहाँ पर लघु लघु एक एक मात्रा। भारी दोनों पर 2-2 मात्रा है, क्योंकि इनके उच्चारण में समय लग रहा है, दीर्घ वर्ण है। अब हम गणना कर लेते हैं इसी। 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 और 16 बराबर 16 मात्राएं। अब देखिए, हमने परिभाषा में जो भी बातें कही हैं, चौपाई सममात्रिक छंद है। तो हम देख सकते हैं 4 चरण है, तो चारों में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। 4 चरण होते हैं, ये बात हमारी दिखाई दे रही है। 4 चरण है इसमें, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, ये बात हम सामने देख ही रहे हैं। और अंत में 2 गुरु होते हैं, ये 2 मात्रा 2 बार लगती हैं, तो ये भी हमारा स्पष्ट हो जाता है। तो इन सब बातों से हमें पता लग रहा है कि चौपाई छंद है ये, तो हम कह सकते हैं अतः यह चौपाई छंद है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दोहा छंद पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।